प्यारे बंधुओं नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास व सुरेखा। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का अवश्य मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यूजीसी नेट में जो भी कहानियां लगी हुई हैं उनका हम विस्तार पूर्वक कहानी की विषय वस्तु के साथ में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इसी अनुक्रमणिका को देखते हुए, जिसमें नंबर 1 पर है चंद्रदेव से मेरी बातें, नंबर 2 पर है दुलाई वाली, नंबर 3 पर है एक टोकरी भर मिट्टी, नंबर 4 में है कानों में कंगना, नंबर 5 पे है राजा निर्बसिया, नंबर 6 पे है पिता, नंबर 7 पे है परिंदे, नंबर 8 पे है अमृतसर आ गया, नंबर 9 पे है चीफ की दावत, नंबर 10 पर है सिक्का बदल गया, नंबर 11 पे है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ये एक व्यंग कहानी है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। इसके बाद में आता है लाल पान की बेगम। 14 नंबर पर आती है कोसी का गटवार। नंबर 15 पे आती है आकाशदीप। नंबर 16 पे आती है ग्रे ग्रीन यानी कि रोज, जिसे आज्ञे ने लिखा है। उसके बाद में आती है उसने कहा था, जो कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा है। इसके बाद में आता है ईदगाह। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बेहतरीन कहानी है। इसके बाद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद, अपना अपना भाग्य और राही सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसको लिखा है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। तो प्रस्तुत करते हैं आप सभी के सामने पहली और बेहतरीन रचना, जिसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके चरणबद्ध कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनाती हूँ। आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप अपनी न्यायशालीन गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और एक ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के पक्षपाती होते हैं। देवता भी अपनी जाति के पक्षपाती होते हैं। देखो ना,
चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो भी रीति और नई सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सके होंगे। अतएव आपके आदर करती हूँ कि अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को तो देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक बार अर्थात अमावस्या को तो या आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है आदि। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हो। इस भ्रमण में आपको उतनी ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह करती रहती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी कोमल चंद्रिका
को बटेर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतली की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम विवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारी की भांति ऐसी दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपोद्रवा त्रियो लोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती भी इसके आगे निरीफी की जान पड़ती है। वही ईडन गार्डन तो पराजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालयों के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की व्योम व्याधिनी विद्या को देखकर विद्यापाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उसका वाहन एक सुंदर मयूर है। बस इससे उसके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिठ टकसाल को देखकर सिंधु तनिया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब सौम्य रम्योत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभवतः कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की लालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांघन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनिया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट गया। जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या
आपके मुंह की कालिमा छुटाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों का ग्रहण लगता है, पर आपका तो अभी तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भूल है, भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत के वह सम्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्यावारिद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पद विधान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ की पुतली की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे उतनी ही जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण को आए तो आपके फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाराज यहाँ के डॉक्टरों के सानिध्य में सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ वे इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत को सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उनसे इन राइटर्स बिल्डिंग्स के राइटर्स के काम में बहुत सी सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला, कौन है ये? राजेंद्र बाला घोष। इसी के साथ में ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।